जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह फिर आपके सामने एक नए वीडियो में आया है। तो आइए हम देखते हैं। 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए हैं और जो बचा है उससे संबंधित सवाल उसको हम पार्ट 3 में देखेंगे, आज देखेंगे। तो अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद आप इसको देखिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज हम यही बात करेंगे कि मौलिक अधिकार से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि हम लास्ट आपसे बात किए थे कि आर्टिकल 32 के पास लास्ट हम आर्टिकल 32 के बात किए थे कि जो भी मौलिक अधिकार होते हैं तो 32 में ये दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट उसको बचाने के लिए अगर कहीं किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है तो उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। वो रीट कौन कौन से है? 5 प्रकार के रीट जारी होता है। तो उसी हम रीट पे बात करेंगे कि रीट कौन कौन से है और हाई कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत अधिकार मिला है रीट जारी करने का। तो हम लास्ट वीडियो में बात किए थे आर्टिकल 32 के तहत संविधान को ये सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि मौलिक अधिकार को बचाने के लिए मौलिक अधिकार को हनन जब होता है तो अपने पास से रीट जारी करता है। वो रीट कौन कौन से है उसी के बारे में हम बात करेंगे और थोड़ा हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे कि 33, 34 और 35 में ऐसा क्या है और जो भी है मौलिक अधिकार से संबंधित आज हम बात करेंगे और आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आप उस सवाल का जवाब देना न भूलिएगा क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है। कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा और हम सवाल पूछेंगे लास्ट में। अभी हम बात करते हैं जो मौलिक अधिकार है, रीट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए, हम आपको बता चुके थे पिछले वीडियो में कि आर्टिकल 32 के साथ सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। और वहीं अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है। ये दोनों का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को अधिकार है रीट जारी करने का। 5 रीट होते हैं जो मौलिक अधिकार को बचा सकते हैं, मौलिक अधिकार के हनन के लिए जारी करते हैं। 5 आपको याद होना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षालेख। ये 5 आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे किसी भी पॉइंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, बिहार गवर्नमेंट का हो, कोई भी एग्जाम होने दो, ये 5 प्रकार के रीट ये नहीं कभी बदलेंगे और न बदलने वाले हैं, जो कि ये मौलिक अधिकार के हनन के लिए जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। तो आइए हम एक एक करके इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और लाइफ के लिए भी। तो आइए हम एक पहला समझते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब यह है कि अगर कोई किसी को बंदी बनाया जाता है, किसी को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट सीधे रीट जारी करके बताता है कि आप 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना जरूरी होता है। अगर कोई भी पुलिस किसी बंदी को गिरफ्तार करता है, किसी अपराधी को गिरफ्तार करता है और वो 24 घंटे हो गए, 50 घंटे हो गए और पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट रीट जारी करेगा और पुलिस को तुरंत 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। यह है सुप्रीम कोर्ट की पावर, हाई कोर्ट की पावर। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आप समझ चुके होंगे, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। दूसरा परमादेश मतलब परम आदेश। परमादेश मतलब आदेश, किसी के द्वारा दिया गया आदेश, किसी के द्वारा दिया गया कुछ बात। तो अगर कोई भी सार्वजनिक अधिकारी है जो सरकारी पद पे है और वो अपना कर्तव्य के विरुद्ध काम कर रहा है, जो उसका कर्तव्य है वो न करके दूसरा कुछ काम कर रहा है, तो उसके विरुद्ध भी एक रीट जारी होती है जिसका नाम है परमादेश। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस अधिकारी के विरुद्ध रीट जारी कर देती है कि आप अपने कर्तव्य के विरुद्ध काम नहीं कर सकते, आप अपने अधिकार के विरुद्ध काम नहीं कर सकते हैं। किसी भी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध ये जारी हो जाता है, इसको बोलते हैं परमादेश। आप याद रखिए, सरकारी अधिकारी, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है? जितने भी ऊपरी न्यायालय हैं
निचले न्यायालय को कुछ आदेश देती है, कुछ बात कहती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि ये कुछ कार्य होते हैं ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, ये इसको आपको नहीं करना है, जितना आपका अधिकार है उतना ही में आपको करना है। तो प्रतिषेध का मतलब यही है कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ये कार्य आप न करें। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलेगी, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलेगा, मतलब एक दूसरे से रिलेटिव है, उसको बोलते हैं प्रतिषेध। और अपना परमादेश सरकारी अधिकारियों को बोला जाएगा कि आप कर्तव्य के विरुद्ध काम मत कीजिए, जो आपके अधिकार क्षेत्र में वही काम कीजिए। तो प्रतिषेध ये ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को कुछ बात कहेगी कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसको आप न कीजिए। नेक्स्ट उत्प्रेषण, ये सब जो नाम है ना ये संवैधानिक नाम है, ये वकीलों के यूज किया हुआ नाम है। जब संविधान सभा बन रहा था तो ज़्यादातर लोग उसमें वकील नहीं हुआ करते थे, तो वही ये सब नाम है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या है कि ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को कुछ आदेश देती है, सेम ऐसा ही है, प्रतिषेध के अनुसार ही उत्प्रेषण है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। उसमें कहा गया है कि आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, आप इसको न करें, और उत्प्रेषण में कहा गया है कि ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को आदेश देती है कि लंबित जो मुकदमे हैं आपके पास ना, वो मेरे पास भेज दो। उत्प्रेषण की हम बात करें तो ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को आदेश देती है कि आपके पास जितने भी लंबित मुकदमे हैं उसको आप मेरे पास भेज दो, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इस पर आप सुनवाई नहीं कर सकते हैं। यह है उत्प्रेषण का मतलब। नेक्स्ट अधिकार परीक्षा लेख, पांचवा रीट है अधिकार परीक्षा लेख। ये जो भी सार्वजनिक अधिकारी हैं, जो भी सरकारी अधिकारी हैं, इनकी योग्यता का परीक्षण होता है कि जिस पद पे हैं वो उस पद के लायक है या नहीं है। तो अगर रियल मायने में हम बात करें, सही मायने में बात करें, तो जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनके योग्यता का परीक्षण कहा जा सकता है। अधिकार परीक्षा लेख का मतलब उनके योग्यता का परीक्षण। तो 5 आप देख सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख, ये 5 है। 5 आप याद रखिए कि 5 का मीनिंग क्या है। और 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना, सरकारी अधिकारी के विरुद्ध रीट जारी कर देना, ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को कुछ आदेश देती है, ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को कुछ आदेश देती है, ये दोनों का सेम ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर बदल चुका है। अधिकार परीक्षा लेख, अधिकारी की योग्यता का परीक्षण। तो आप रीट यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए 32 अनुच्छेद के तहत तो हम लोग रीट पढ़ लिए। अब जो 33, 34 और 35 अनुच्छेद हैं उसके बारे में भी थोड़ा हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 आर्टिकल 12 से 36 के बीच में है, 12 से 35। तो जो 12 से 35 है ना, 33, 34, 35, तो हम इस 3 अनुच्छेद पर भी बात कर लेंगे, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर 33 की बात करें तो संसद को यह अधिकार है कि कानून बनाने का, मौलिक अधिकार पर कानून बनाने का उसको अधिकार है कि अगर सेना, सशस्त्र बल या खुफिया विभाग, ये 3 के जो सैनिक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो उनके उसके अंदर काम करते हैं ना, कुछ मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है संसद। ऐसा कानून बनाएगी कि जो भी आपको पता होगा कि जो सेना के जवान होते हैं उनको कहा जाता है कि आप ये ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप वैसे नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। हाल ही में अभी सेना के जवानों को बोला गया कि आप सोशल मीडिया से दूर रहिएगा, आपको सोशल मीडिया चलाने का अधिकार नहीं है। वो दावा नहीं कर सकते हैं कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं इसको करूंगा, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 ये बोलता है कि सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग को मौलिक अधिकार पर रोक लगा दी जाएगी। इसी अनुच्छेद के तहत वो आज भी डिसिप्लिन में रहते हैं, आज भी अपने मौलिक अधिकार की मांग नहीं करते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, फेसबुक से दूर रहते हैं, इंस्टाग्राम से दूर रहते हैं। इसी अनुच्छेद के तहत वो दावा नहीं कर सकते। तो आप याद रखिए आर्टिकल 34, अनुच्छेद 34,
अनुच्छेद 34 में बोला गया है कि संसद को यह अधिकार है कि जहां पर मार्शल लॉ लगा हो ना, जहां सैनिक रूल चलता हो या कहीं कहीं लगा दी जाती है मार्शल लॉ, जब स्थिति बदतर होती है ना, तो मार्शल लॉ को लागू होने पर कुछ मौलिक अधिकार पर रोक हो जाती है। वहाँ आसपास जितने भी मनुष्य रहते हैं ना, उनके मौलिक अधिकारों पर रोक हो जाती है कि आप उस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, वहाँ 5 लोग नहीं खड़ा हो सकते हैं। आर्टिकल 34 के तहत उस एरिया में मार्शल लॉ अगर लागू हो गया तो मौलिक अधिकारों पर उनके रोक लग जाएगी। ये संसद कानून बनाती है अनुच्छेद 34 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट 35 पर हम बात करें कि संसद को यह शक्ति है कि मौलिक अधिकारों पर कानून बना सकती है। कोई भी मौलिक अधिकार होने दीजिए, उस पर कानून बनाने का अधिकार एकमात्र संसद को है। तो आप समझ चुके होंगे 33, 34 और 35 में कितना इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, जो आपके लिए लाइफ के लिए जानना जरूरी है, पढ़ना तो जरूरी है ही। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ मौलिक अधिकारों से। आर्टिकल 352, आपको पता होगा राष्ट्रीय आपातकाल, अगर देश में आपातकाल लागू हो जाए ना, तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिए जाते हैं। ये यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो किस मौलिक अधिकार को छोड़कर कौन से मौलिक अधिकार निरस्त कर दिए जाते हैं। तो 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिए जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम। आर्टिकल 352 के तहत, ये आपको अच्छी तरह याद रखना है, आर्टिकल 352 के तरफ। और सवाल आते हैं कि बहुत सारे मौलिक अधिकार है कि हम भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को कौन अनुच्छेद प्राप्त है, कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो हम उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि विदेशी आते रहते हैं, उनको भी मौलिक अधिकार चाहिए। तो हमारे भारत का संविधान कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो उनको प्रोवाइड करती है, तो आइए उस पर बात करते हैं। अगर हम भारतीयों की बात करें कि कितने मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ओनली हमको ही प्राप्त है, आपको प्राप्त है, हमारे देशवासियों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो आप यहां से याद कर सकते हैं 15, 16, 19, 29, 30। 15 में धर्म, वंश, लिंग, जाति, स्थान के पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 की बात करें तो आपको पता होगा लोक नियोजन में सबको अवसर मिलेगी, सरकारी सेवाओं में सबको जाने का मौका मिलेगा, सरकारी नौकरी में मौका मिलेगा। ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आप इसको माइंड में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट 19, स्वतंत्रता का अधिकार। आपको पता है पूरे भारत में घूमने का, बैठने का, सुनने का, सभा करने का, निवास करने का, रोजगार करने का, ये हमको ही अधिकार है। विदेशियों को अधिकार नहीं है कि वहां से आए और दिल्ली में जाके रोजगार कर लिए, ऐसी उसको अधिकार नहीं दिया गया है, ये केवल भारतीयों को है। 29 अल्पसंख्यक और 30 अल्पसंख्यक, इतने जो 5 अनुच्छेद है ना, ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आइए अब हम और अनुच्छेद को बात करें जो भारतीय के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। आर्टिकल 14, इतना माइनस कर दीजिए, 5 आर्टिकल को छोड़कर बाकी जो भी आर्टिकल है ना, वो विदेशियों के साथ साथ भारतीयों को भी प्राप्त है, भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 23 से 24, 25 से 28, ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। इसको आप ध्यान से देखिएगा तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार हमारे जीवन के लिए भी और सिलेबस के लिए भी एक रीढ़ है जो एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। कुछ हम आपसे सवाल करेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम ये सवाल करते हैं कि मौलिक अधिकार कहते किसको हैं। आइए हम थोड़ा आपको कुछ सवाल देते हैं, उसको आप जवाब देना है कि मौलिक अधिकार पर अगर हम बात करें, पहला मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हम पढ़ा चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप देखिएगा समझ में आएगा मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। दूसरा, संविधान के भाग किसमें वर्णित है इसका,
अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल कहां से कहां तक है। चौथा बात करें तो अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, वर्तमान में मौलिक अधिकार अभी कितने हैं। पांचवा, कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिसको हम यहां से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिए, कानूनी अधिकार में डाल दिए, आर्टिकल 300 अल्फा में डाल दिए, कौन सा अधिकार है। अगर 6 की बात करें तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को बताने का। और 7 सवाल, संविधान का आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है, इसको आप याद रखिए। संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है। और नेक्स्ट सवाल, भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान का आत्मा बताया है, संविधान की संज्ञा की आत्मा की संज्ञा दी है। ये सारे सवाल को जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब पता चलेगा कि आपको मौलिक अधिकार अच्छी से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डीपीएसपी, इसके बाद का जो चैप्टर है डीपीएसपी, तो आप देखना ना भूलिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आगे इस वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं विश्राम सिंह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने